प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो पावर एंड प्रेस्टीज की अगर बात की जाए तो हमने इसका बंटवारा कर दिया है। यानी कार्यपालिका के अंदर हमने एक पद ऐसा दिया है जिसकी प्रेस्टीज सबसे ज्यादा है और दूसरा पद ऐसा है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो इस पर पहले भी मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूं और उसमें मैंने आपसे यह डिस्कस किया हुआ था कि कौन पावरफुल है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। उसी श्रृंखला में ये अब आपका सेकंड पार्ट है उसका कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च सत्ताधारी पद न होकर के, यानी सुप्रीम पावर न होकर के, ये क्या है आपका हाईएस्ट प्रेस्टीज वाली पोजीशन है इनकी, यानी सर्वोच्च सत्ताधारी पद है। और अगर यही आपसे टिप्पणी करने के लिए आता है मुख्य परीक्षा में तो आप कैसे टिप्पणी करेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? जैसे वहां पर हमने सिद्ध किया वैसे ही आपको यहां पर संवैधानिक अनुच्छेदों का सहारा लेकर के आपको यह प्रूव करना होगा कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद कैसे है। यानी टिप्पणी कीजिए। अगर यह टिप्पणी आपको 50 शब्दों में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अगर 20 शब्द में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, और अगर इसी बात को 150 शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आइए इसी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है आपको कि भारत में संसदीय सरकार को अपनाया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कैरेक्टर होता है एक, यानी एक इस प्रमुख गुणों में से एक गुण यह है इसका, यानी इसकी मेरिट में, कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका। और इस दोहरी कार्यपालिका में क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक हो गई आपकी नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। यानी ये वाला जो है वो हो गया पावर वाली पोजीशन और ये वाली जो स्थिति है ये हो गई आपकी प्रेस्टीज वाली स्थिति। तो राष्ट्रपति कहां पर हैं आपके, ये हो गए आपके राष्ट्रपति और ये हो गई आपकी मंत्रिपरिषद हेडेड बाय पीएम। जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मुख्य परीक्षा में, चाहे वो आरएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या आपके संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, अगर आप चार्ट बना करके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो आपके उत्तर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है ग्रेविटी? क्योंकि आप इसकी विजिबिलिटी हो जाती है, दृश्यता अधिकतम हो जाती है। यानी जो आप मैसेज देना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी आ जाती है जैसे ही आप डायग्राम देते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, संसदीय सरकार, और इसमें से हमने केवल उसी चीज को चुनी है जो आपको प्रूव करना है। यानी प्रूव क्या करना है आपको कि राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। कैसे कैसे सिद्ध करेंगे इसे, इस बात को आप प्रूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर आपको एक एक बात को चुन करके लेकर के आना है। और वो चुनाव कैसे करेंगे आप? संसदीय सरकार हमने अपनाई है और संसदीय सरकार के बहुत से प्रमुख गुण होते हैं, लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उसके एक गुण को यहां लेंगे और उसका एक गुण यह है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। एक हो गई नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी हो गई वास्तविक कार्यपालिका। हमारे यहां
राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। और यहीं से बात स्पष्ट होती है प्रेस्टीज एंड पावर की, यानी कि ये जो है ये आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्या हैं? राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो इसलिए ये प्रतिष्ठा की बात यहां पर करेंगे, यानी प्रतिष्ठा हमने कहां दे दी? किसको? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद है, पोजीशन ऑफ हाईएस्ट प्रेस्टीज। जबकि आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं ये हमारे क्या हैं? शासनाध्यक्ष हैं। और जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गए आपके? सत्ता, यानी पावर। यानी पावर किसके पास है? शासनाध्यक्ष के पास, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रतिष्ठा किसके पास है? आपके राष्ट्रपति के पास। अब ध्यान से आप समझिएगा, इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें किन किन बातों को लिखेंगे, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि यह सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है, किन बातों को इसमें शामिल करेंगे। तो अब इसको, चूंकि इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में कि सुप्रीम पावर किसके पास है, राष्ट्रपति या आपके प्रधानमंत्री। तो ये क्लियर हो गया प्रधानमंत्री, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आइए अब बात कर रहे हैं हम आज किसकी? सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है राष्ट्रपति का पद। कैसे है? आइए देखिए, राष्ट्रपति आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं। क्या हैं? राष्ट्राध्यक्ष, यानी हेड ऑफ द स्टेट हैं। यानी राज्य के मुखिया हैं ये, यानी राष्ट्रपति राज्य करते हैं। राइट नाउ शासन नहीं करते। शासन कौन करता है? शासन करता है आपके प्रधानमंत्री। राइट नाउ बोलते हैं भाई, अरे भाई वो तो राज कर रहा है। राज करने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, यानी ये प्रतिष्ठा का विषय है। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा का विषय है, इसीलिए आप देखेंगे कि अनुच्छेद 361 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें क्या दी गई है? न्यायिक उन्मुक्ति दी गई है। आप कहेंगे सर प्रधानमंत्री के साथ प्रेस्टीज नहीं है। प्रेस्टीज है, लेकिन हाईएस्ट प्रेस्टीज किसकी है? तो हाईएस्ट प्रेस्टीज किसकी है? आपकी राष्ट्रपति की। आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। कंपैरिजन ये चल रहा है आपका, राइट। अब आप कहेंगे सब उनकी प्रेस्टीज क्यों नहीं है? अब समझिए कि प्रधानमंत्री जो अपने पद पर रहते हुए अपने पद का कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो उनके विरुद्ध उनके पद पर रहते हुए आप न्यायालय में केस कर सकते हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत मामला हो या पद से जुड़ा हुआ मामला हो। लेकिन अब प्रेस्टीज की बात आ गई, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति प्रेस्टिजियस पोस्ट है, हाईएस्ट प्रेस्टीज है इनकी। कैसे? तो न्यायिक उन्मुक्ति दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध केस नहीं किया जाएगा उनके कार्यों को लेकर के। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक किसी भी न्यायालय में कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता उनके विरुद्ध। और अगर पहले से कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो जैसे ही वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, उसी समय पद धारण करते हैं, उसी समय उस कोर्ट में उस केस पर कार्रवाई को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में इनको सम्मन नहीं किया जा सकता कि आप आकर के गवाही दीजिए। हां, सिविल मामले जिसमें कि कोई दंडात्मक कार्रवाई तो होती नहीं है, उसमें जुर्माने की व्यवस्था होती है सामान्यतः, तो सिविल मामले में 2 महीने की पूर्व सूचना देकर के आप इनके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं सिविल मामले में, क्रिमिनल मैटर में नहीं, राइट। तो ये क्या हो गई? न्यायिक उन्मुक्ति। तो ये प्रेस्टीज का विषय हुआ।
अब ये जो न्यायिक उन्मुक्ति दी गई है, ये दो वजह हैं इसकी। एक जो वजह है वो प्रेस्टीज वाली वजह है। प्रेस्टीज का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, राजा हैं, और ये ब्रिटिश संकल्पना है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, राजा राजा होता है, राइट। जब कोई गलती नहीं कर सकता तो भाई उसको न्यायालय में चुनौती क्यों दी जाएगी। तो एक तो राजत्व के सिद्धांत की वजह से यह न्यायिक उन्मुक्ति है। अब आ जाइए इसकी वास्तविक वजह, प्रैक्टिकली इसकी वजह क्या है। प्रैक्टिकली इसकी वजह यह है कि चूंकि ये अपनी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से नहीं करते हैं, ये इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के कहने पर करते हैं। तो जब किसी के कहने पर आप काम कर रहे हैं तो जिसके कहने पर कर रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले जाएंगे ना, न कि राष्ट्रपति को। तो जब मंत्री परिषद के कहने पर राष्ट्रपति को काम करना है तो मंत्री परिषद को न्यायिक उन्मुक्ति नहीं दी गई है, यानी किसी भी मंत्री के विरुद्ध आप कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, सरकारी क्रियाकलापों को लेकर के भी और व्यक्तिगत क्रियाकलापों को लेकर के भी। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर यह कहा जाए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में प्रेस्टीज किसकी अधिक है, तो किसकी है, आपकी राष्ट्रपति की, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूरी शासन व्यवस्था में हम देखें तो पूरी शासन व्यवस्था में प्रेस्टीज सबसे ज्यादा किसकी है, राष्ट्रपति की। क्यों है, अब इसको प्रूव कीजिए, राइट। तो पहली बात तो यह हो गई। अब जरा आगे बढ़िए। प्रेस्टीज की ही यह बात है क्योंकि वो भाई आपके राज्य के मुखिया हैं, इसीलिए ध्यान से आप समझिएगा कि अनुच्छेद 77 की धारा 1 में यह प्रावधान कर दिया कि संघ सरकार के सभी कार्य उनके नाम से किए जाएंगे, राइट। काम करेगी मंत्री परिषद, लेकिन नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देश के प्रतिनिधित्व की बात आएगी तो जितने भी संधि समझौते हैं करेगा कौन, मंत्री परिषद जाकर के, राइट नाउ मंत्रिमंडल के निर्णय होंगे वो, लेकिन नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का। मंत्री परिषद किस तरह से काम करेगी इसके नियम कौन बनाएगा, स्वयं मंत्रिमंडल बनाएगा, लेकिन नाम किसका है, राष्ट्रपति का, राइट। तो चूंकि वो राज्य करते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से इनकी पोजीशन है वो कैसी है, आपकी हाईएस्ट प्रेस्टीज की है। और अब इस पर आ जाइए इसे प्रूव करने के लिए कि हाईएस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है, यानी कि सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। कैसे, तो देखिए लोकतंत्र है हमारे यहां, और लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों बातें हैं। तो लोकतंत्र और गणतंत्र यानी लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश, यानी हमारे राज्य की प्रकृति लोकतांत्रिक गणराज्य की है। इसका मतलब यह है कि जो पावर है वो किसी वंश की धरोहर नहीं है, पावर है वो पूरी जनता के पास है, और शासन संबंधी सभी पद सभी के लिए खुले हुए हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य में शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी पद सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, या तो उसका निर्वाचन होगा या नियुक्ति होगी। तो अगर शासन व्यवस्था में हम निर्वाचन की बात करें, किसकी, निर्वाचन पद्धति की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अति विशिष्ट है। विशिष्ट नहीं, क्या है, अति विशिष्ट है, जिससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठायुक्त पद है। पहली बात तो आप ये लिखेंगे इसमें, यानी शुरुआत में एक पैरा में उन बातों को लिख करके मूल फोकस किस पर करना है, यह मूल विषय वस्तु हुई। सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है, तभी तो निर्वाचन की पद्धति अति विशिष्ट है, यानी इस पद पर हर कोई आकर के नहीं बैठ सकता। उसके यानी इस तरह की निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन व्यवस्था में और किसी पद के लिए उपलब्ध नहीं है। क्या है ये, जरा समझिए इसको। आर्टिकल 54
और अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव के जो मतदाता होंगे वो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सांसद वोट देंगे और प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित एमएलए इनके चुनाव में मतदान करेंगे। यानी मतदाता कौन है? निर्वाचित एमएलए और निर्वाचित एमपी। अब आप देख रहे हैं उनको आपने निर्वाचन करके भेजा है और वो निर्वाचन कर रहे हैं किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो निर्वाचक मंडल विशिष्ट हो गया। अब आ जाइए जरा दूसरी बात। अरे भाई एक एमपी चुन करके आ रहा है तो आप देख रहे हैं कितने लोगों से चुन करके आ रहा है, फिर वो किसको वोट देगा? राष्ट्रपति को वोट देगा। अब आइए सेम यही विधायक। अब इसमें एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है और दोनों के बीच बराबर की भागीदारी दी गई है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संख्यमणि मत पद्धति के माध्यम से चुनाव होता है। इस पद्धति को अलग से हम लोग बात करेंगे, यहां बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, चीजें हमारी विस्तार हो जाएंगी। राइट, इस चीज का यहां पर हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। राइट, तो ये इस तरह की निर्वाचन पद्धति न तो प्रधानमंत्री के मामले में है न ही किसी अन्य पद के मामले में है। अगर आप गवर्नर की बात करें कि भाई गवर्नर भी तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, तो भाई उसकी तो नियुक्ति पदच्युति किसके हाथ में है? केंद्र के मंत्रिमंडल के हाथ में है। तो कहां प्रतिष्ठा हुई उसकी? राइट, लेकिन यानी हाईएस्ट प्रेस्टीज किसकी है? आपके राष्ट्रपति की है, क्योंकि इस तरह की निर्वाचन पद्धति भारतीय शासन व्यवस्था में और किसी की नहीं है। यह पॉइंट क्लियर हो गया। पहली बात तो यह हो गई, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अति विशिष्ट है। राइट, आर्टिकल 54 और 55 का यहां पर उल्लेख कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात आप इसमें क्या देंगे? आइए, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति का जो पदच्युति है, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, यह भी अति विशिष्ट और अत्यंत कठिन है। और यह है अनुच्छेद 61। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाया जाएगा तो ऐसा नहीं है अभी प्रधानमंत्री को पद से हटाना हो, बहुत आसान है। लोकसभा में बहुमत का प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ जाइए और साधारण बहुमत से उसे पारित करा दीजिए, पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, और इतनी कठिन प्रक्रिया है कि व्यवहार में लगभग असंभव है। लगभग असंभव है, यानी जब तक कि राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर देते हैं तब तक राष्ट्रपति पद से पदच्युत करना इस प्रक्रिया के अनुसार मतलब बहुत ही कठिन है। आप देख रहे हैं इसमें क्या है? इसमें आर्टिकल 61 में के तहत महाभियोग के माध्यम से इन्हें हटाया जाएगा। और प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो ही उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, और संविधान का अतिक्रमण वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सदन आरोप लगाएगा, और आरोप लगाना ही बहुत कठिन है। प्रावधान क्या है कि अगर लोकसभा शुरू करेगी तो उसके 1/4 सदस्य, और अगर राज्यसभा शुरू करेगी आरोप लगाना, कोई एक सदन आरोप लगाएगा, तो जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 लिखित रूप में प्रस्ताव करेंगे। यानी कि उस प्रस्ताव में लिखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद का, यानी किस संविधान का वो कौन सा आधार है जिसका राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है, उसको लिखेंगे और फिर नीचे उस पर साइन करेंगे। कितने? 1/4 सदस्य। यानी रिपोर्ट लिखवाने के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। समझ में आ रहा है ना? 1/4। अगर राज्यसभा में आप जाएंगे
तो 1/4 का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, 245 का 1/4, लगभग 62-63 सदस्य चाहिए। और अगर राज्यसभा में और अगर लोकसभा में आरोप लगाओगे कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो वहां पर भी कितने चाहिए आपको, यानी 543 का 1/4 चाहिए आपको, राइट। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं 132, आप ये मान करके चलिए 134-35 के आसपास, राइट नाउ इतने आपको सदस्य चाहिए, 138। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कठिन है, राइट। यानी आरोप लगाना ही, प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं किया जाएगा, राइट नाउ, अगर इतने सांसदों का सिग्नेचर नहीं है, 1/4 का। पहली बात, चलिए अब आपने दे भी दिया, इतने इकट्ठे भी कर लिए, तो अब क्या होगा कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए उस सदन में। अब उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाकर के वहां पर फिर अब उनको इन्वेस्टिगेट कराएंगे, इन्वेस्टिगेट करा करके फिर वो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, कुल सदस्यों के 2/3, यानी 543 का 2/3 होना चाहिए और 245 का 2/3 होना चाहिए, तब ये अपने पद से हटेंगे, अन्यथा नहीं। ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, व्यवहार में लगभग असंभव जैसी स्थिति है ये, राइट। तो इतनी टफ प्रक्रिया किसके लिए होती है, जिसकी प्रेस्टीज हाई होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। यानी इन दो बातों को आप इसमें लिखेंगे कि यानी इनके निर्वाचन की प्रक्रिया अति विशिष्ट है और ऐसी अन्य किसी पदधारी के लिए नहीं है, और इनकी पदच्युति की प्रक्रिया भी अति विशिष्ट और कठिन है। और इन दोनों बातों से यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति का पद अत्यंत क्या है, आपका सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। अब इसी बात को आप 2 लाइन में कैसे लिखेंगे कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। यानी आरएस में अगर यह प्रश्न आता है कि सर्वोच्च प्रतिष्ठा युक्त पद है, 2 लाइन में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन और पदच्युति की प्रक्रिया अति विशिष्ट और कठिन है, जिससे यह और अन्य किसी पदाधिकारी की नहीं है। बस 2 लाइन हो गई आपकी, इस तरह से आपको लिखना है। इसी बात को अगर 50 शब्द में लिखना हो तो फिर इसको आप विस्तार दे देंगे। विस्तार कैसे देंगे, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे 2 लाइन में, राइट, कि भाई ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, राज्य करते हैं, राइट। 361 के तहत इन्हें क्या दी गई है, न्यायिक उन्मुक्ति दी गई है, व्यक्तिगत मामले में भी और सरकारी कामकाज के मामले में भी। 2 लाइन आप ये दे देंगे और फिर आपके इनको आप थोड़ा सा विस्तार करके लिख देंगे। यही बात 150 शब्दों में लिखनी है तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देंगे। यह तरीका है आपका लिखने का, राइट। तो आपको यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि जब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें किस चीज को आपको किस तरह से चीजों को चुन करके उसमें विषय वस्तु को शामिल करना है, और प्लस आपकी विषय वस्तु भी हो जाती है कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च प्रतिष्ठाधारी पद है। कैसे, आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस आपके सामने मैं समय समय पर लाता रहूंगा, और आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पर कोई असुविधा होती है तो मैं बार बार यह बात आपको दोहरा रहा हूं कि इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको समयबद्ध तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो यह था टॉपिक आज का। आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, इसी शुभकामना के साथ आज मैं विदा लेता हूं और फिर हाजिर रहूंगा। जय हिंद।